एक प्लान फॉलो किया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि आइडेंटिफाई करना कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, कैसे प्रदूषण कैसे फैल रहा है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ तो पता है, मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकर्स में ये कन्फ्यूजन है कि नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उनमें ज़रूर ये कन्फ्यूजन है कि मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है क्या असल में। क्या वो जियोग्राफिकल कारण है, या स्टबल बर्निंग जो पंजाब हरियाणा में हो रही है, या लोकल जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो है। आखिर कारण क्या बन रहा है इस जहरीली हवा का? आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आप दर्शकों को अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसको हम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी बोलते हैं। और दिल्ली के लिए कई सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज़ की गई हैं। और उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो लगभग एक चौथाई दिल्ली की जो PM 2.5 की समस्या है उसमें है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा, ये सिर्फ दिल्ली की इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली के जो अपस्ट्रीम रीजन है, जो NCR है, और NCR के भी बियॉन्ड जो रीजन है, उन सब में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा प्रदूषण को बाहर से शहर की तरफ लाती है, और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट 20-25% दिल्ली की हवा में हमें देखने को मिलता है। पावर प्लांट्स, दिल्ली में कई पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं या गैस के ऊपर ले जाए गए हैं, परंतु जो हमारा NCR है वहाँ पर अभी भी कई पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल यूज़ करते हैं। और उनसे जो प्रदूषक निकलते हैं वो जब हवा दिल्ली की तरफ चलती है तो दिल्ली के जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेजिडेंशियल बायोमास बर्निंग, अब दिल्ली में अधिकतर लोग LPG पर आ गए हैं। NCR में भी उज्ज्वला योजना के बाद काफ़ी लोग LPG पे शिफ्ट हो चुके हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग बायोमास बर्निंग, लकड़ी जलाना, कावडंग, उपले जलाना, उस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो खाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए सर्दियों के दिनों में। और जो प्रदूषण को बढ़ाता है, खासकर विंटर्स में जब हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ सोर्सेज हैं जो छोटे तौर पर, बट जब हम उनको ऐड करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट तौर पर प्रदूषण को अफेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रोड डस्ट, अगर आपकी रोड्स साफ़ नहीं होंगी तो जब गाड़ियाँ उसके ऊपर चलेंगी तो धूल जो है हवा में सम्मिलित हो जाती है, और उसका भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन खासकर PM10 में हमें दिखाई देता है, और PM 2.5 में भी उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। जो वेस्ट बर्निंग है, ये एक मेजर समस्या है। आइडियली ये समस्या होनी ही नहीं चाहिए अगर हमारा वेस्ट प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, बट क्योंकि कई जगह पर वेस्ट हमारा प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है तो लोग खुले में उसको जलाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो सोर्सेज हुए जो पूरे साल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करते हैं। पर इसके साथ साथ कुछ सीजनल सोर्सेज भी इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि उसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग एक प्रमुख सोर्स है। और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के सीज़न में जब पराली जलाई जाती है, उसका एक कंट्रीब्यूशन दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में आता है, और एक स्पाइक हमारे को दिखाई देता है इस सीज़न में। और वो जो ऑलरेडी सालाना सोर्सेज हैं उसमें एड ऑन सोर्स की तरह काम करता है, और हवा जो ऑलरेडी प्रदूषित है उसको और प्रदूषित कर देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना कि क्या ये सिर्फ एक गवर्नेंस का इशू है, या फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि देखिए, आपने जो पूरे साल में जो प्रदूषण के कारण है, पूरा साल जो प्रदूषण का कारण बनते हैं वो आपने बताया, लेकिन आपने जो सीजनल कारण बताए, चाहे वो स्टेबल बर्निंग हो या आसपास के रीजन्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, या एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है? वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और कैसे देखिए, इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ये बहुत ही वाजिब आपका सवाल है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि विश्व में टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्होंने वायु गुणवत्ता के जो मानक हैं उनको प्राप्त कर लिया है। और उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया है जिसकी वजह से उस तरीके की वायु गुणवत्ता उन्हें मिली है। तो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इंडिया में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है जिससे कि कुछ हद तक हमने प्रदूषण पर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट अभी उन टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है।
उनका एनफोर्समेंट, उनका पेनिट्रेशन सेक्टर्स में बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ वैश्विक टेक्नोलॉजीज़, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को अब आगे आना चाहिए, इंडस्ट्री को इस सेक्टर में कदम लेना चाहिए। और ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बल्कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को बनाना चाहिए, और ताकि जो जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो मोर इफ़ेक्टिव कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडियन कंडीशंस के लिए, वो बने और इस पर लगाम लग सके। एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि ये जो हमारा पीयूसी सिस्टम है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सिस्टम व्हीकल्स का, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अभी भी हम पुराने जो पोल्यूटेंट हैं उनको ही नाप रहे हैं, और शायद सही से नाप भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो व्हीकलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। तो इस पीयूसी सिस्टम में हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएँ ताकि जो गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही हैं, नई और पुरानी, उनकी रेगुलर सही तरीके से जांच हो सके, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको मेंटेनेंस के थ्रू हम इसको जो प्रदूषण गाड़ियों से आता है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए हमारे को इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस सिस्टम को पूरी तरीके से रिवैम्प करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, और नई टेक्नोलॉजीज़ को लाकर उसे कंट्रोल करना होगा। एक और एग्जांपल है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग का। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए आप पराली से गैस बनाना चाहते हैं, आप तेल बनाना चाहते हैं, आप उसको पावर प्लांट में यूज़ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहते हैं, इन सिटू मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या एग्जिस्ट नहीं करता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, कि वो जो पराली जिसको लेकर किसान बैठा हुआ है उसको वहाँ से कलेक्ट करना और ऐसी जगह पहुँचाना जहाँ उसका सही यूज़ हो पाए, सही तरीके से उसका कंजम्पशन हो पाए, ताकि जो प्रदूषण है वो खेतों में ना हो, और उसको अगर जलाना है तो ऐसी जगह जलाया जाए जहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल के सही इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो वो एक कई जगह पर टेक्नोलॉजी है पर बिजनेस मॉडल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है एफर्ट में। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं जिनको अभी रिजॉल्व करने की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, इसके साथ ये भी एक बहुत वाजिब सवाल बन जाता है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ये जो पॉल्यूशन है सिर्फ सर्दियों का मुद्दा है, खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की रीजन की बात करूँ तो ये सोच हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, और पब्लिक मैसेजिंग कैसे बदलनी चाहिए ताकि कुछ सुधार हम ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि हम सभी यही सोचते हैं, क्योंकि शायद हम अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब प्रदूषण हमें दिख रहा है तभी वो ज़्यादा है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पार्टिकल्स हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ह्यूमन हेयर से भी छोटे, शायद 6-7 गुना छोटे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। बट विंटर्स में मेट्रोलॉजी की वजह से जब इन्वर्जन होता है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है और एकदम से हमें दिखाई देने लग जाता है, तो हमें लगता है सिर्फ विंटर्स ही ऐसा सीज़न है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, परंतु ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप जो रेनी सीज़न है उसको अगर हम हटा दें, समर्स में भी हमारे को, स्प्रिंग में भी हमारे को जो प्रदूषण का लेवल है हमारे मानकों से ज़्यादा मिलता है। और जब जब विंटर्स में वो 3-4 गुना हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बट ये नहीं है कि समर्स में हमारे को गुणवत्ता बहुत अच्छी है और उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमें काम ईयर राउंड करना चाहिए, ना सिर्फ विंटर्स में। हम जनरली जागते हैं और विंटर्स में प्रदूषण की जी। समस्या की निजात पाने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम काम समर्स में ही स्टार्ट कर देंगे और लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म मेजर्स पे काम करेंगे रादर देन इमीडिएट सॉल्यूशंस पर, तो हमें ज़्यादा इसमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ना कि हमने देखा कि पहले तो एक तो लोगों की मेंटालिटी कि जब तक न्यूज़ में ना आ जाए, दिवाली का सीज़न आ गया तो ऐसे खबरें भी आने लगती हैं, फिर लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जब तक देखने को ना मिले, जब तक देखा नहीं तब तक यकीन नहीं किया। लेकिन जब पॉलिसी लागू करने की बात आती है, जो इमरजेंसी कदम उठाए जाते हैं सरकार की ओर से, ग्रैब की बात कर लें, वो भी इन्हीं दिनों में उठाए जाते हैं। तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का कुछ स्थायी सिस्टम किस तरह से हम बैठा सकते हैं ताकि इमरजेंसी ये जो मेजर्स हैं ना ले, हम ईयर लॉन्ग एक सिस्टम हो, किस तरह से वो सेटअप किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है अरुण जी।
जो ग्रैप है वो एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है कि जब प्रदूषण बढ़ा तो आपने कुछ कुछ मेजर्स लगाए और प्रदूषण कम हुआ तो आपने उन मेजर्स को हटा लिया। तो ये तो एक डैमेज कंट्रोल काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, ये परंतु लास्ट जब होता रिजॉर्ट है, हम मान सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल रिजॉर्ट होना चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले ही हमें लॉन्गर मीडियम टर्म मेजर्स लेने होंगे। और हम सेक्टोरल बात कर सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब हम जानते हैं कि यूरो 6 टेक्नोलॉजी 2020 ऑनवर्ड्स इंडिया में आ चुकी है। तो हमारे को जल्दी से जल्दी इस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। हमारे जो पुराने व्हीकलर फ्लीट है जो अभी भी सड़कों पे चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी या तो हम रेट्रोफिट करें नई टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर हम फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं कि हम जो जो पुराने व्हीकल्स की स्क्रैप वैल्यू है या जो भी उसकी वैल्यू है उसको देकर हम नए व्हीकलर फ्लीट की तरफ उनको मूव कराएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो पीयूसी चेक्स हमारे हैं, उस सिस्टम को हमारे को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो इम्प्रूव होगा तो पुरानी गाड़ियाँ जो सड़कों पे दौड़ रही हैं उस पर उसके प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़, आई थिंक हमारे को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ उनके टेल पाइप कंट्रोल्स पे भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बताया सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स, इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स है SO2 और इस तरीके की गैसियस पोल्यूटेंट्स का। तो ना सिर्फ प्राइमरी पार्टिकुलेट कंट्रोल बल्कि गैसियस एमिशंस जो इंडस्ट्री से आते हैं उन पर हमें कंट्रोल करना होगा। रेजिडेंशियल सेक्टर, उज्ज्वला एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और उसमें हमने LPG पेनिट्रेशन बहुत ही तेज़ी से पूरे देश में बढ़ाया है। उसको लगातार बढ़ाना होगा जब तक कि लगभग सभी घर हमारे जो बायोमास बेस्ड कुकिंग से मुक्त नहीं हो जाते, LPG पर शिफ्ट नहीं हो पाते या इलेक्ट्रिक कुकिंग पे नहीं चले जाते, तब तक हमारे को इस पर काम करते रहना होगा। कंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लोकल एरिया में बहुत ही प्रदूषण कर देता है अगर सही से इसको नहीं किया जाए। तो जो कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसका इन्फोर्समेंट अभी इशू है और उसके इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म को हमारे को सुदृढ़ करना होगा। स्टैंडर्ड सही बनाने होंगे ताकि कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी कर रहा है तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे और उस तरीके का प्रदूषण वहाँ ना करे। बिल्कुल। रिफ्यूज़ बर्निंग के बारे में एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी समस्या है जो इस सेक्टर को अफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम वेस्ट अपना सही से मैनेज करेंगे, वेस्ट को पहले तो कम ही करना होगा। हम इतना वेस्ट जनरेट ही क्यों करें? क्या हम उसे कम कर सकते हैं? क्या हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं? क्या हम रीयूजेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? और अगर वो जनरेट हो गया है तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी हम उसमें लेकर आएंगे तो हमारा वेस्ट कम जनरेट होगा और उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो पाएगी।